फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो पेपर है जो कि 2015 में आपका हुआ था। ठीक है, उस पेपर का पूरा डिटेल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, पक्का आपको एडवांटेज मिलेगा। पूरा एनालिसिस हम करेंगे पूरे पेपर का, ठीक है, वो भी टेक्निकल पोर्शन का। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, है कि यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है। ठीक है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, आपसे यही बोला जा रहा है। ऑप्शन आपका है आपके सामने, ओम मीटर, महोमीटर, महो ओम मीटर। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ओम मीटर है। लेकिन ये चीज़ कैसे आई, आपको क्या पता है? नहीं पता है तो देखिए, जैसे आपको पता है कि आर बराबर होता है रो एल बाई ए। ठीक, ये जो रो है यही होती है रजिस्टिविटी, ठीक है, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपान यल। ठीक, बराबर आर की यूनिट क्या होती है, ओम। अगर आपको एरिया एरिया की यूनिट बतानी हो तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे मीटर स्क्वायर बटे लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो आपके पास बच जाएगा ओम मीटर। क्या बच जाएगा, ओम मीटर। तो ये जो रजिस्टिविटी है यह डिपेंड करती है किस चीज़ पे, मैंने बोला कि ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। यानी अगर सेम मटेरियल है तो उसकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। यानी दो मटेरियल हैं, दोनों कॉपर के हैं, तो दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। और इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, ओम मीटर होगी। कैसे आया आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ और होती है जिस पे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, वह होता है आपका टेम्परेचर। कभी कभी मान लीजिए ऑप्शन में आपको मटेरियल ना दे तो फिर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी रजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन ए कंडक्टर करंट डेंसिटी इज द, कंडक्टर में करंट डेंसिटी क्या होती है। चलिए अगर हम बात करें, क्या आप फ्लक्स डेंसिटी जानते हैं, क्या आप हर एक डेंसिटी जानते हैं। ठीक, तो देखिए जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, जैसे कि करंट किसी एरिया से कितनी पास हो रही है वो आपकी होती है करंट डेंसिटी। जैसे पार्टिकुलर ये एरिया है, इस एरिया से कितनी करंट आपकी पास हो रही है, यानी पर यूनिट क्षेत्र में जितनी आपकी करंट पास होगी वही आपकी क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी। करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से, और जे बराबर होता है आई बटे ए। यानी कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आपकी होती है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है जे बराबर आई अपान ए। अगर आपको यूनिट पूछता करंट डेंसिटी की तो यूनिट क्या होती, आई, यानी करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इसको लिखते हैं एम्पियर बटे ए, ये मतलब एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो जे यानी कि करंट डेंसिटी की यूनिट क्या बताओगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। अब देखिए किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बेसिकली डिपेंड किस चीज़ पर करता है। ऑप्शन आप देखिए, पहला है एनर्जी एंड चार्ज, सेकंड है चार्ज एंड एनर्जी। बाकी ये दो तो रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि जो दो चार्ज मतलब कि जो किरचॉफ्स के हैं वो दो लॉ हैं। एक लॉ आपका होता है करंट का, एक होता है वोल्टेज का। वोल्टेज वाला जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, करंट वाला जो होता है वह आपका चार्ज के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ होते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूजन क्या है इसमें कि पहले में दिया है एनर्जी एंड चार्ज, एंड यहाँ पे आपको दिया है चार्ज एंड एनर्जी। तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर रिस्पेक्टिवली, दोनों लॉ आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो फिर इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है, जैसे देखो
फर्स्ट लॉ जो हमारे पास होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ का करंट लॉ जिसको हम कहते हैं केसीएल, जिसको हम क्या कहते हैं? केसीएल। तो केसीएल बेसिकली डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, यानी केसीएल आपका सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर या फिर किसी जंक्शन पर मिलने वाली, यानी वहाँ पे जाने वाली समझ धाराओं का योग तथा उससे दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे, या फिर आप कह सकते हो कि किरचॉफ का करंट लॉ जो कहता है वो कहता है कि इनकमिंग करंट, सपोज इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, बराबर आउटगोइंग करंट, यानी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो किरचॉफ का करंट लॉ है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस चीज़ पर? जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है, यहाँ से एक चार्ज, जैसे देखिए यहाँ से मान लीजिए करंट I1 गई और ये पॉइंट था, इस पॉइंट से आपकी करंट I2 इधर चली गई। ठीक है, यानी एक ये जो करंट I1 है ये जंक्शन के पास आ रही है और I2 जो है इस जंक्शन से दूर जा रही है। यही आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब I मतलब क्या होता है? जैसे करंट बराबर क्या होता है? dq/dt। ये आपको पता है कि जब भी हम चार्ज के फॉर्म में लिखते हैं तो करंट जो होती है वो dq/dt होती है। तो डी Q1 हम कर सकते हैं क्योंकि I1 हमने मान रखा है dt बराबर डी I2 की जगह पे Q2/dt। डी से dt कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 जो होगा Q2 के बराबर हो जाएगा, Q1 जो होगा Q2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसको आप केसीएल कहते हैं यानी किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, वह डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेकेंड लॉ जिसको हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल, अब देखिए केवीएल जो होता है किसी बंद परिपथ में लगाया जाता है, जबकि केसीएल आपका किसी ओपन सर्किट में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो केवीएल आपका एक क्लोज्ड परिपथ में होता है, एक क्लोज्ड सर्किट में होता है, और यह एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो लॉ होता है ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और जो केसीएल है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो दोनों के दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट जब भी आपसे पूछे तो फर्स्ट मतलब केसीएल है, सेकंड मतलब केवीएल। आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़, कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू प्रिवेंट, यानी जो ट्रांसफार्मर की कोर है वह बेसिकली क्या करती है? लेमिनेट किया जाता है। तो किसके लिए? रस्टिंग ऑफ कोर, एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करेंट्स, इंक्रीज इन वेट ऑफ ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस टू करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस टू करंट। तो जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको हम करते हैं लेमिनेट, और लेमिनेट करने से हमें क्या होता है कि जो एनर्जी लॉस है ड्यू टू ईडी करंट, यानी ईडी करंट के कारण जो लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस, यानी कि प्रिवेंट हो जाएगा आपका ईडी करंट लॉसेस। ठीक है, इसलिए हम इसको, तो अब देखिए जो हम लेमिनेट करते हैं इसको पतली पतली परत बना के क्या करते हैं, जो भी उससे करंट, जैसे मान लीजिए अब जैसे एक पट्टी ऐसी है आपकी, अब इतनी ही मोटी पट्टी आप सपोज बना रहे हो, ऐसे इतनी ही मोटी पट्टी है लेकिन इसमें आप पतले पतले लेमिनेशन कर दे रहे हो, ऐसे बना दे रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि जो भी करंट होगी तो कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जब कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि करंट जितने भी रास्ते होंगे सबसे थोड़ी थोड़ी करंट जाएगी, जिससे ईडी करंट लॉस जो होता है, जो पूरा जैसे कि यहाँ पे पूरा हो रहा था अब यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो लूप बन रहा था ईडी करंट का, जैसे यहाँ पे बड़ा लूप बन रहा था, अब यहाँ पे छोटे छोटे लूप बढ़ेंगे तो करंट आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी इसके कारण लॉसेस भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेमिनेशन का काम ईडी करंट लॉस को कम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एन इंडक्टर में स्टोर चार्ज इन इट्स, यानी ये एक इंडक्टर आपके पास है और वो चार्ज को स्टोर करता है, तो फिर वह चार्ज को कहाँ पे स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में, कॉइल्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों में। तो देखिए जो इंडक्टर है, इंडक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता है। इंडक्टर का मतलब क्या कि एक वायर है जिसको हम ऐसे ट्विस्ट करके बना देते हैं, ये आपका एक इंडक्टर की भांति हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्टर जो है ये एनर्जी को स्टोर करता है,
अब एनर्जी को स्टोर करता है तो फिर किस जगह पे करता है? वो जगह आपकी होती है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी जगह होती है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो आपका इंडक्टर है वह एनर्जी को स्टोर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर स्टोर कर रहा है तो कौन सी जगह पे कर रहा है? वो कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरी चीज़, कभी कभी इंडक्टर की जगह ना आपको कैपेसिटर मिलता है। क्या मिलेगा? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। किस में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और इंडक्टर मतलब एनर्जी स्टोर करता है या फिर चार्ज स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड आप मान लो बना रहे हो, जैसे ही आप इंडक्टर को दोगे एक एसी सप्लाई, सपोज आप एसी सप्लाई दे रहे हो, तो इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। अब एसी सप्लाई होती कैसी है? वो एसी सप्लाई आप ऐसे बनाते हो, ऐसे। तो ये जो पॉजिटिव साइकिल है, इस साइकिल में इंडक्टर एनर्जी को मतलब कि एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये जो निगेटिव साइकिल नीचे वाली है, यहाँ पे एनर्जी को क्या कर देता है? दे देता है। यानी कि एक पार्ट में, यानी हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर करना, फिर हाफ साइकिल में एनर्जी को खो देना। ठीक है, ये इंडक्टर का मतलब बिहेवियर होता है जब हम उसको एसी सप्लाई से जोड़ते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज। एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज। एसी सर्किट के लिए एवरेज पावर क्या होगी? अब देखिए, एक एसी सर्किट बोला है, एसी सर्किट बोला है। अगर आपको साइनोसाइडल वेव बोलता या फिर एसी वेव बोलता तो फिर यहाँ पे मामला कुछ और हो जाता, लेकिन एसी सर्किट बोल दिया है तो सर्किट से क्या समझ में आता है कि जब भी आप सर्किट पढ़ते हो तो उस सर्किट में जो भी आपकी एवरेज पावर होती है वह होती है ई वी आई वी कॉस फाई। ये आपकी होती है एवरेज पावर, जिसको आप एक्चुअली में एक्टिव पावर बोलते हो। ठीक है, और ये जो ई वी आई वी साइन फाई होता है, ये क्या होता है? रिएक्टिव पावर होती है। ठीक है, तो जब भी किसी सर्किट में एवरेज पावर की बात हो तो क्या होता है? ई वी आई वी कॉस फाई। लेकिन अगर एसी फंडामेंटल है या फिर एसी या फिर साइनोसाइडल वेव है, उसके लिए आपसे पूछ लेता कि एवरेज पावर कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 0 होती है। एक एसी सर्किट है तो अलग फिनोमिना है, बाकी अगर एसी फंडामेंटल हो, साइनोसाइडल वेव हो, एसी में कितना होता है ये सिर्फ पूछे, सर्किट ना लगा होता सिर्फ एसी में तो फिर आप 0 बताते, लेकिन यहाँ पे एसी सर्किट दिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ई वी आई वी कॉस फाई होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट पावर इज कंज्यूम्ड ओनली इन। यानी अगर एसी सर्किट है आपकी तो पावर कंज्यूम सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? पावर कंज्यूम सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? कैपेसिटर में, इंडक्टर में, रेजिस्टेंस में या फिर चोक में? किस में? चोक तो है ही नहीं। एसी सर्किट में आपके 3 ही एलिमेंट होते हैं, एक होता आर, एक होता एल, एक होता है सी। यानी रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस होता है, ये तीनों ही होते हैं इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों में ही आपका जो हो मतलब कि किसी में एनर्जी स्टोर होता है, किसी में कंज्यूम होता है। तो रेजिस्टेंस जो आपके पास है, ये रेजिस्टेंस जो होता है ये हमेशा एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ये हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, चाहे डीसी सर्किट की बात करो चाहे एसी सर्किट की बात करो, ये हमेशा पावर लॉस ही कराता है। लेकिन अगर कैपेसिटर की बात होती, इंडक्टर की बात होती, तो ये हाफ साइकिल में स्टोर करेगा, हाफ साइकिल में लॉस करवाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है। जैसे आपसे कभी पूछ ले कि ये प्योर इंडक्टर है उसमें कितना लॉस होगा, पावर कंज्यूम कितना होगा, तो आप बताओगे 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि आपको पता है कि एसी दे रहे हो। ठीक, अब हाफ साइकिल में वो उतना स्टोर करेगा, निगेटिव साइकिल में वो उतना फिर दे देगा, तो इसका मतलब टोटल पावर लॉस कितना इसमें हुआ? 0 हुआ ना। लेकिन एक रेजिस्टेंस है तो हाफ साइकिल हो चाहे मतलब कि ये पॉजिटिव साइकिल हो चाहे निगेटिव हो, दोनों में क्या करवाता है? लॉसेस करवाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एक लॉसी एलिमेंट होता है। ठीक है, जो कि हमेशा पावर का लॉस करवाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन पावर इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर द डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन पावर इज ड्रॉन
फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब भी, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि द पावर ड्रॉन फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर द डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस किसका होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस तो उसी साइड का होगा, ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस उसी साइड का होगा, वो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जब भी आप पावर मान लो ड्रॉ करवा रहे हो किससे, सेकेंडरी कॉइल से, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से, तो उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू, अब देखिए एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब कि एक्सएल किसके बराबर होता है, तो एक्सएल बराबर होता है एक्सी के, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, किस कंडीशन पे, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन पे दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर एक्सएल बराबर है एक्सी के, तो फिर आप यहाँ से निकालोगे ओमेगा नॉट, तो ये आपका आ जाएगा 1/√LC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेडियन फ्रिक्वेंसी मतलब पूछा जाए आपसे कि क्या होगा, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो आराम से कि क्या होगा, ठीक है। तो ओमेगा नॉट आपका 1/√LC, कभी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पूछे तो एफ नॉट आप बता सकते हो होता है 1/2π√LC, ये होगा आपका, ठीक है, F0/2π√LC ये हो जाएगा, क्लियर है इतनी चीज। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एन एलसी सर्किट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन व्हेन, अब देखिए एक एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट यानी कि एक एलसी सर्किट है, कैन नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन व्हेन। अब देखिए अगर आप इस सर्किट को थोड़ा सा मतलब अगर हम बात करें कि जैसे ये अब एलसी सर्किट है, तो ये एलसी सर्किट का मतलब क्या है कि एक मतलब रेजोनेंस सर्किट होगी, ठीक है, तो कौन सा मतलब कि कंपन पैदा नहीं कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, तो कैपेसिटेंस इज लार्ज, इंडक्टेंस इज लार्ज, रेजिस्टेंस इज लार्ज, रेजिस्टेंस इज लो। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, तो जो एलसी सर्किट है कोई भी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, रेजिस्टेंस अगर बहुत लार्ज है तो कोई भी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है, एक एलसी सर्किट आपकी जब भी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए वाटलेस करंट इज पॉसिबल ओनली इन, वाटलेस, अब वाटलेस है, वाटनेस नहीं है, तो वाटलेस का मतलब कि जिसमें वाट ना हो, ठीक है, वाटलेस का मतलब क्या, जिसमें वाट ना हो, तो जिसमें वाट नहीं होगी तो सर्किट क्या होगी, ये रेजिस्टिव सर्किट, ये नॉन रेजिस्टिव सर्किट, ये एलआर सर्किट या फिर एलसीआर सर्किट। तो देखिए जिस मतलब एलिमेंट में जहाँ जहाँ आपको आर मिलेगा, इसका मतलब आर के कारण आपका लॉस मिलेगा, आर के कारण जो लॉस होता है उसको हम डिनोट करते हैं वाट में, किस में डिनोट करते हैं, वाट में। आपको पता है कि जो भी रेजिस्टेंस लॉस करता है उसकी जो यूनिट होती है, जो पावर लॉस होता है, उस पावर लॉस की यूनिट जो होती है वो वाट होती है। लेकिन अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वहाँ पे जो लॉस होगी वहाँ पे आपका वाट नहीं होगा, वहाँ पे वाटलेस होगा, वहाँ पे क्या होगा, वाटलेस होगा, क्लियर है इतनी चीज़। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये नॉन रजिस्टिव सर्किट, यानी कि नॉन रजिस्टिव सर्किट का मतलब कि रेजिस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट हेयर, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, वाटलेस सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉट वायर एमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब हॉट वायर एमीटर जो होगा किसके लिए मेजर किया जाता है, ओनली एसी, ओनली डीसी, बोथ एंड नन ऑफ दिस, किसके लिए होगा। तो देखिए हॉट वायर जो रेजिस्टेंस आपका होता है, हॉट वायर रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली आप यूज करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए। हॉट वायर जो होता है वह बेसिकली यूज होता है आपका एसी के लिए, जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर हॉट वायर जो हमारा होता है वो बेसिकली
यूज होता है एसी के लिए भी एंड डीसी के लिए भी। तो आपको ये याद रखना है। इसमें गलत दिया है, मान लो बाय मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा, ये मतलब कि एसी एंड डीसी दोनों पर। हॉट वायर जो होता है आपका किस पे काम करता है, एसी और डीसी दोनों पर किया जाता है। क्लियर है। और हॉट वायर का जो मतलब स्केल होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर वाला होता है, स्क्वायर वाला, ठीक है, स्क्वायर वेव का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब देखो सिंपल सा कैसे आपको पता चल जाएगा कि हॉट वायर वाला आपका एसी पे है कि डीसी पे या दोनों पे है। तो हॉट वायर जो एच बराबर होगा वो आई स्क्वायर आर टी पे वर्क करता है, आई स्क्वायर आर टी पे। और जब जब आप देखोगे कि टी बराबर आपको टी प्रोपोर्शनल यानी टी डी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर मिलेगा, टी डी प्रोपोर्शनल या आई स्क्वायर या फिर थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर मिलेगा, थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर मिलेगा। अब हमेशा याद रखना कि ये एलिमेंट जो भी होगा एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा, एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप और डाउन। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप कर सकता है या स्टेप डाउन कर सकता है, तो किस चीज़ को कर सकता है, एसी ओनली, डीसी ओनली, आइदर एसी और डीसी, एसी मिक्स्ड विद डीसी। तो आपको पता है कि एक ट्रांसफार्मर वर्क किस पे करता है, वर्क करता है आपका सिर्फ और सिर्फ एसी पर। तो एसी की ही वोल्टेज को तो अप करेगा और डाउन करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है कि एसी पे काम करता है, इसलिए ओनली एसी, ओनली एसी। इसका मतलब है कि एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप करेगा या डाउन करेगा, वो क्या होगा, एसी होगा। तो इसका मतलब है कि एसी पे काम करता है। क्लियर है। और ट्रांसफार्मर बेसिकली पावर को हमेशा दोनों साइड पे क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। पावर क्या रहती है इसमें, कांस्टेंट रहती है। बाकी इसमें वोल्टेज का स्टेप अप होता है, डाउन होता है, और करंट का स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये डायनमो इज समटाइम्स सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एक्चुअली एक्ट एज ए सोर्स ऑफ। अब देखिए डायनमो, डायनमो का मतलब क्या है, डायनमो का मतलब क्या है, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। समटाइम्स हम इसको क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो एक्चुअली ये किस तरह से वर्क करता है, मतलब एक्ट कैसे करता है, तो क्या है, चार्ज की तरह, मैग्नेटिज्म की तरह, ईएमएफ की तरह, या फिर एनर्जी की तरह, किसकी तरह आपका वर्क करता है। जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका ईएमएफ, यानी कि एक डायनमो यानी डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसे किस सोर्स की तरह एक्ट करता है, तो ये होता है ईएमएफ की तरह एक्ट करता है। अब बात करते हैं डायनमो की। तो डायनमो की जब भी आपसे पूछे कि डायनमो का मेन वर्क क्या है, तो ये करता है कन्वर्ट मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है कौन, डायनमो। ठीक है, तो और ये जो डायनमो जो इसमें ईएमएफ के रूप में कार्य करता है, ये किसके लॉ पे काम करता है, तो ये करता है फैराडेस लॉ पे। ठीक है, फैराडेस लॉ पे आपका ये वर्क करता है। ठीक है, फैराडेस के लॉ पे। तो फैराडेस लॉ पे क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल में ये सोर्स रूप में ईएमएफ मिल जाता है। तो इसको ईएमएफ सोर्स के रूप में मिलता है, किसके नियम के कारण, फैराडेस लॉ के कारण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी देखिए ये मोटर स्टार्टर इजे, ये मोटर स्टार्टर इजे, मोटर स्टार्टर क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल इंडक्टेंस, वेरिएबल कैपेसिटर। अब देखिए स्टार्टर, बेसिकली स्टार्टर का काम क्या है, पहले तो आप यही बताओ। स्टार्टर का काम है कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना या फिर लिमिट करना, यही होता है स्टार्टर का काम। स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, कैसे करता है, एक स्टार्टर जो होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्यों होता है, देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का होगा तो क्या करेंगे कि अब मान लो कोई भी मोटर होगा, स्टार्टिंग में वो 5 से 7 गुना धारा लेता है, जो कि किसी भी मशीन के लिए हार्मफुल होती है, खराब होती है, वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए हम स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को क्या रखते हैं, हाई, फिर बाद में जैसे जैसे मोटर हमारी स्पीड पकड़ता रहता है उस हिसाब से रेजिस्टेंस को हम धीरे धीरे डाउन करते चले जाते हैं।
तो इसलिए जब तक वेरिएबल रेजिस्टेंस आप यूज नहीं करोगे, फिक्स रेजिस्टेंस यूज कर दोगे, तो वो शुरू में भी वही वैल्यू देगा, बाद में भी वही वैल्यू देगा, तो फिर कैसे आप कन्वर्ट उसको मतलब जान सकते हो। इसलिए एक स्टार्टर जो होता है वो कैसा होता है, वह होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या है कि यह आपका स्टार्टिंग में ज़्यादा रेजिस्टेंस और बाद में कम रेजिस्टेंस देता है। जैसे जैसे मोटर आपका लगभग ज़्यादा गति पकड़ने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे स्टार्टर की रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, एकदम ख़त्म कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है, जब आपका फुल स्पीड पे चलने लगता है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन पर कौन सा मतलब डिवाइस आपकी काम नहीं करती है। इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल बोले तो ट्रांसफार्मर होगा ये। उसके बाद टेस्ला कॉइल, सेम हियर, ट्रांसफार्मर ये भी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। लेकिन मोटर, मोटर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम नहीं करता है, अन्य प्रेरक पे काम नहीं करता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोटर का काम क्या है, देखो अन्योन प्रेरक पे वही काम करेगा जिसमें एनर्जी का मतलब कि चेंज नहीं होगा, यानी कि जो एनर्जी इनपुट में है वही एनर्जी आउटपुट में भी होगी। तो वह डिवाइसेस क्या होती हैं, वह म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती हैं। लेकिन किसी ऐसी डिवाइस में जिसका इनपुट कुछ और हो और आउटपुट कुछ और हो, तो वह डिवाइस म्यूचुअल इंडक्शन पे काम नहीं करती। जैसे मोटर है, अब मोटर का इनपुट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल, मोटर का इनपुट क्या होता है इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट आपको क्या मिलता है मैकेनिकल, आउटपुट क्या मिलता है मैकेनिकल। क्लियर है, चलिए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एज द मोशन ऑफ आर्मेचर इंक्रीज बैक ईएमएफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एज द मोशन ऑफ इंक्रीज, मोशन हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बैक ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ईबी बराबर होता है पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए, ये होता है फॉर्मूला। अब कह रहा है मोशन हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर का मोशन या फिर आर्मेचर का जो मोशन है उसे इंक्रीज कर रहे हैं। अब मोशन का इंक्रीज करने का मतलब कि स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो ईबी यानी बैक ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो ईबी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ईबी भी क्या होगा, इंक्रीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आपका आर्मेचर मतलब मोशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे बैक ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डायनेमो इज डबल देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है तो आप आराम से बता सकते हो, सेम क्वेश्चन है तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक। सेम क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन को आप कैसे बताओगे कि ईबी बराबर जो होता है वो क्या होता है पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए। तो इसका मतलब अगर स्पीड आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डायनेमो की बात की गई है तो यहाँ पे इजी कर लेना, ठीक है। डायनेमो का मतलब क्या है कि डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों में फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो जब दोनों का फॉर्मूला सेम है तो इजी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के। एन जब आप डबल करोगे तो फिर जनरेटेड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो यानी सेकंड है वो क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड कॉइल ऑफ ए डीसी जनरेटर आर जनरली मेड अप ऑफ। अब फील्ड कॉइल जो होती है जनरेटर की, डीसी जनरेटर की, वो किस चीज़ की बनी होती है, माइका की, कॉपर की, कास्ट आयरन या फिर कार्बन की। तो आपको पता है कि जो आपकी कॉइल्स होती हैं, चाहे आर्मेचर कॉइल हो चाहे फील्ड कॉइल हो, दोनों के दोनों आपकी क्या होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं। किस चीज़ की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। एक चीज़ हो, जो फील्ड कॉइल है वो स्टेटर पे होती है कि रोटर पर होती है। तो फील्ड कॉइल जो होती है हमारी क्या होती है, स्टेटर पर होती है। और फील्ड कॉइल का काम क्या होता है, फील्ड कॉइल का काम होता है वर्किंग फ्लक्स को डेवलप करना, वर्किंग फ्लक्स को डेवलप करना, ठीक है। फील्ड कॉइल का काम आप जान जाओ क्या काम है, वर्किंग फ्लक्स को डेवलप करना है। उसके बाद आर्मेचर कॉइल किस पर होती है, रोटर पर होती है। और आर्मेचर कॉइल का काम क्या है, वर्किंग ईएमएफ को डेवलप करना, वर्किंग ईएमएफ को डेवलप करना होता है। क्लियर इतनी चीज। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयरन लॉस इन ए डीसी मशीन आर
इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। आयरन लॉस जो होगा डीसी मशीन में वह इंडिपेंडेंट होगा वेरिएशन ऑफ। तो आयरन लॉस जो होता है वह स्पीड पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पर, स्पीड एंड वोल्टेज दोनों पर, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है लोड से। आयरन लॉस जो होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, लोड से। क्लियर है इतनी चीज, तो लोड से इंडिपेंडेंट होगा, ये चीज क्लियर है। और लोड पे कौन सा लॉस डिपेंड करता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होगा लोड के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज जनरली प्रीफर फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट ऑन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में हमें लार्ज करंट डेवलप करने के लिए कौन सी वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसके कारण अब हम यूज करते हैं। पहला आपका है प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, उसके बाद है लैप वाइंडिंग, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, करंट डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि करंट आपकी जब भी आपको ज़्यादा चाहिए होगी तो आप वहाँ पे यूज करोगे लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग क्या होती है, बेसिकली करंट ज़्यादा डिपेंड, मतलब कि इसमें ज़्यादा करंट और लो वोल्टेज पर बनाई जाती है। और इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं उसमें जितने मशीन में पोल्स हैं उसके बराबर होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। और वेव वाइंडिंग की अगर बात करें तो वेव वाइंडिंग होती है जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, हाई वोल्टेज की और लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें ए बराबर जो यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। पैरेलल पाथ हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर इतनी चीज़, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। परमियंस, परमियंस किसका रेसिप्रोकल है, आपको यही बताना है। ऑप्शन क्या है आपका, फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, एम्पियर टर्न्स, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए रिलक्टेंस, अगर आप समझो कि परमियंस रेसिप्रोकल बोला है ना, तो परमियंस जो होता है रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का। परमियंस रेसिप्रोकल होता है किसका, रिलक्टेंस का। जैसे परमियंस का एनालॉगी आपसे पूछे तो ये होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। लेकिन आपको एनालॉगी नहीं पूछा है, आपसे रेसिप्रोकल पूछा है, यानी इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है रिलक्टेंस। इसका उल्टा क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। जैसे रिलक्टेंस को हम डिनोट करते हैं यस से, यस बराबर आपका क्या होता है, यल अपान म्यू ए। तो परमियंस, परमियंस को मान लो सपोज पी से डिनोट कर रहे हैं, तो पी बराबर क्या होगा, म्यू इंटू ए अपान यल, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिनोट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमियंस हो जाएगा। परमियंस बेसिकली रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का, आपको याद रखना है। जिस तरह से कंडक्टेंस आपका रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 रेजिस्टेंस का, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की होती है, उसी हिसाब से परमियंस आपका रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है कि द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ। देखिए द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड ब्रशेस, आर्मेचर भी है और लोड भी है। ठीक है, आर्मेचर है और लोड भी है। देखिए बताइए क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसका होता है, तो डीसी जनरेटर में क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है फील्ड का। किसका होता है, फील्ड का क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, और किसी का क्रिटिकल रेजिस्टेंस नहीं होता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस से नीचे जब भी है रेजिस्टेंस आपका, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से नीचे है, तो डीसी जनरेटर में सब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन जैसे ही डीसी क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर चले जाओगे, रेजिस्टेंस का मान, फील्ड रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा, तो फिर जनरेटेड ईएमएफ जो होता है 0 हो जाता है, यानी मोटर आपका वर्क नहीं करता है। तो मोटर को वर्क कराने के लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस से फील्ड रेजिस्टेंस हमेशा लो होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ए डीसी जनरेटर। अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है डीसी जनरेटर में तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 0 स्पीड विल बी। अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है तो फिर जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा अगर स्पीड आपकी 0 है तो।
अब देखो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से हमें कोई मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, सिर्फ मोटर को या फिर जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए होता है, जो कि शंट जनरेटर में होता है। शंट जनरेटर को बिना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन सब में तो नहीं होता। शंट जनरेटर ही जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। बाकी सब तो मतलब सेपरेटली भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन शंट जो होता है वो केवल और केवल क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है। लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या बोल दिया गया है, 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, चलो देख लेते हैं फॉर्मूला। Eg बराबर P/ZN अपान 60A। अब देखो n जो है वो क्या हो गया 0, Eg जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। अब n हो गया 0 तो Eg भी क्या हो जाएगा, Eg भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एक्साइटर फॉर ए टर्बो जनरेटर इज ए। टर्बो जनरेटर के लिए जो हम एक्साइटर यूज करते हैं वो क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, कौन सा होता है। तो देखिए शंट जनरेटर हम बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए, एक एक्साइटर के फॉर्म में, चाहे टर्बो जनरेटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, सिंक्रोनस जनरेटर हो, कहीं पे भी आपको एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, एक शंट जनरेटर की, जो कि सेल्फ एक्साइटेशन वाला होता है, जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है। तो शंट जनरेटर का काम क्या क्या है, शंट जनरेटर का काम क्या है, एक्साइटेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद बैटरी चार्जिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का मतलब क्या होता है कि आर्मेचर कॉइल और फील्ड कॉइल एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हों। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये मोटर है, ठीक, ये मोटर है, जनरेटर है, और इसी के पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर देंगे फील्ड कॉइल, जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए RF है और यहाँ पे RA रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल लोड यहाँ से अपना दे रहे हैं, मैकेनिकल लोड नहीं, मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं। ये मोटर को घुमाएगा, मतलब कि आर्मेचर को घुमाएगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी V मिलेगा, ठीक है। ऐसे बना सकते हो। तो जब जब आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस, दैट मीन आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट है तो शंट जनरेटर, दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज जनरेटर, ठीक है। और सीरीज जनरेटर का आप काम जान जाओ, सीरीज जनरेटर जो होता है कभी भी नो लोड पे नहीं स्टार्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद सीरीज जनरेटर जो होता है एज ए बूस्टर यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, यानी फीडर के पास एज ए बूस्टर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बूस्टर क्या करता है कि वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट कर देता है, रिड्यूस नहीं करता, वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करना, यानी वोल्टेज ड्रॉप को खत्म करने का काम करता है आपका सीरीज जनरेटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये डीसी मोटर कन्वर्ट्स, डीसी मोटर किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, डीसी मोटर। तो मोटर की बात की गई है, आप देखोगे आपके घर पे सिंगल फेज मोटर होगी जिससे आप पानी वगैरह निकालते हो, पानी वगैरह चलाने के लिए मोटर रखते हो। तो उसमें क्या करते हो आप, इनपुट में क्या देते हो, आप ध्यान से समझना, देख लो ध्यान से समझ जाओ। मोटर में आप इनपुट में क्या दे रहे हो, मोटर में आप इनपुट में दे रहे हो इलेक्ट्रिकल, क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि आप उसको सप्लाई से जोड़ोगे, इलेक्ट्रिकल दोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलता है, मैकेनिकल मिलता है। आउटपुट में क्या मिलता है, मैकेनिकल। जब पानी आपका निकल रहा है किस प्रोसेस से निकल रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस से। तो एक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन एक जनरेटर, जब भी बात करें, एक जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए हमारे पास जो मोटर है, जनरेटर है, वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस को बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच डीसी मोटर आर प्रीफर्ड फॉर एलिवेटर्स, यानी कौन सा डीसी मोटर है जो प्रीफर किया जाता है किसके लिए, एलिवेटर के लिए। एलिवेटर के लिए हम कौन सा डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो एलिवेटर के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का। आप देखिए कम्युनिटी कंपाउंड मोटर क्या है कि जैसे आपके पास एक फील्ड वाइंडिंग है और एक आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है, और जिस मोशन में, मतलब जिस भी मोटर में दोनों वाइंडिंग एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं,
एक दूसरे को मतलब ऐड करके ऊपर नीचे करके, तो वो मोटर आपका होता है कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर दो तरह का होता है, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, एक होता है कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। तो कम्युनिटी कंपाउंड मोटर जो होता है वह बेसिकली क्या होता है कि आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा यानी फाई ए और फील्ड फ्लक्स यानी फाई एफ जब दोनों ऐड होता है तो हमारे पास होता है कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। जब ये दोनों मतलब माइनस होता है फाई ए माइनस फाई एफ, तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये दोनों की कंडीशन है। उसके बाद कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, एलिवेटर में। ठीक है, एलिवेटर में यूज करते हैं कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल। और डिफरेंशियल का अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल मोटर आपका क्या करेगा, डिफरेंशियल मोटर की जैसे इंटरमिटेंट लोड के लिए, इंटरमिटेंट लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इन अ डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज टू। डीसी मशीन में हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, इम्प्रूव कूलिंग, रिड्यूस कॉपर लॉस, इंक्रीजिंग जनरेटेड ईएमएफ, रिड्यूस द स्पार्किंग। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग दो जगह आपको मतलब इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि डीसी मशीन है और वहाँ पे फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग पूछा गया है। तो डीसी मशीन में स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका अल्टरनेटर होता, क्या होता, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर होता तो वहाँ पे फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका मतलब है कि रिड्यूस कॉपर लॉस, रिड्यूस कॉपर लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जब भी पूछा जाए तो उस हिसाब से आंसर देना है कि अल्टरनेटर पूछा है कि आपसे डीसी मशीन पूछा है, तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज मतलब कि इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो तो स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट, फील्ड करंट इनवर्स ऑफ आर्मेचर करंट। तो स्पीड एन बोला जा रहा है ना। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ई बी बराबर जो होता है वो क्या होता है, पी फाइव जेड एन अपान 60 ए। ठीक, यही होता है। अब कोई भी मशीन आप डिजाइन करोगे वहाँ पी फिक्स होगा, जेड फिक्स होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी फिक्स होंगे। तो आपके पास ई बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एन इंटू फाइव के, एन इंटू फाइव के। और फाइव जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए के। फाइव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई ए के। तो आई ए इंटू एन प्रोपोर्शनल ई बी। तो यहाँ से आप देखोगे कि आई ए बराबर होगा ई बी बटे एन, ई बी बटे एन। या फिर आप कह सकते हो कि इनवर्स ऑफ आर्मेचर करेंट, यानी जो स्पीड होती है वह 1/IA होती है, स्पीड 1/IA होती है। क्लियर, इसका मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ेगी, ध्यान से समझो, स्पीड बढ़ेगी तो आर्मेचर करंट डिक्रीज होगी, आर्मेचर करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ध्यान से समझना कि कोई भी मोटर है, इसका मतलब है कि अगर लोड बढ़ता है तो स्पीड डिक्रीज होती है। अब लोड बढ़ने का मतलब क्या है, करंट बढ़ती है, करंट बढ़ती है, इसका मतलब आर्मेचर करंट में इंक्रीमेंट होता है। आर्मेचर करंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो आपके पास आर्मेचर करंट क्या होगी, बढ़ेगी, तो फिर आर्मेचर करंट क्या होगी, बढ़ेगी, तो स्पीड आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। इसलिए यह दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होंगे, यानी एन प्रोपोर्शनल 1/IA, 1/, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब अगला क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर्स, बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर वह बेसिकली यूज किया जाता है शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर, दोनों ही प्रकार की मोटरों में मतलब यूज हम करते हैं। ठीक है,
तो 3 पॉइंट स्टार्टर आपको याद रखना है कि बोथ शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर दोनों के लिए हम यूज करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग। ड्राइविंग के लिए डीसी मोटर का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? ड्राइविंग के लिए डीसी मोटर का इस्तेमाल ट्रेन्स में, क्रेन्स में, होइस्ट में या फिर मशीन टूल्स में, किस में हम यूज करते हैं? तो देखिए मशीन टूल्स की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट की स्पीड होती है। कैसी स्पीड होती है मशीन टूल्स की? कांस्टेंट स्पीड होती है। तो कांस्टेंट स्पीड की अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राइविंग के लिए डीसी मोटर की ड्राइविंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वह हमारे पास क्या होता है? शंट मोटर, जो कि डीसी मोटर होता है। तो मशीन टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, डीसी मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग। ड्राइविंग के लिए अगर हम बात करें तो मशीन टूल्स होती है जो कि डीसी मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है इन डीसी मोटर कांस्टेंट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। अब डीसी मोटर में कांस्टेंट टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस होता है? किसके कारण प्रोड्यूस होता है? रोटर के कारण, इंड प्लेट्स के कारण, पोल शूज के कारण या कम्यूटेटर के कारण? तो कांस्टेंट टॉर्क का मतलब क्या है कि एक डीसी टॉर्क जस्ट लाइक दिस। तो डीसी टॉर्क आपको प्रोड्यूस होता है किसके कारण? कम्यूटेटर के कारण। किसके कारण होता है? कम्यूटेटर के कारण। और कम्यूटेटर का काम क्या होता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में। जनरेटर है तो एसी को डीसी में, मोटर है तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है। किसका काम होता है? कम्यूटेटर का। ठीक है, तो क्लियर है इतनी चीज। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर इज। तो मैकेनिकल पावर डेवलप होती बाय ए डीसी मोटर इज। डीसी मोटर के द्वारा मैकेनिकल पावर डेवलप होती तो क्या होती है? तो पी मैकेनिकल डीसी मोटर में ई बी इंटू आई ए हम लिखते हैं, ये आप ध्यान से जानते हो। यानी कि आउटपुट में आपको क्या मिलता है? डीसी मोटर की बात की गई है। ठीक है, डीसी मोटर। अब देखिए डीसी मोटर आउटपुट आप किससे लेते हो? आउटपुट की अगर हम बात करें, मोटर इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? बैक ईएमएफ डेवलप होगा किस में? आर्मेचर में। वहीं से तो हम लेते हैं बैक ईएमएफ। और करंट कितनी होती है हमारी लोड की करंट? आर्मेचर करंट हम इसको बोलते हैं। तो ई बी इंटू आई ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर। तो इसका फॉर्मूला होता है पी एम, मतलब पी एम बराबर ई बी इंटू आई ए, यानी बैक ईएमएफ गुणे आर्मेचर करंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ए डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड ऐसे। अब देखिए डीसी मोटर है, स्पीड कंट्रोल बाय आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड ऐसे। जब आर्मेचर सर्किट के द्वारा हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्मेचर सर्किट के द्वारा, ध्यान से समझना, आर्मेचर सर्किट की बात होती है तो फिर क्या होता है, और फ्लक्स की बात होती है तब क्या होता है? फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो स्पीड कंट्रोल करने का दो मेथड है, एक तो है आर्मेचर मतलब रेजिस्टेंस का मेथड, दूसरा है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो जब हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड की बात करते हैं तो ये क्या होता है? यह एक कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होता है। आर्मेचर कंट्रोल मतलब कि स्पीड का कंट्रोल आर्मेचर के द्वारा किया जाए तो ये क्या होता है? कांस्टेंट टॉर्क डिवाइस माना जाता है। देखिए जब भी हम मतलब कि आर्मेचर कंट्रोल वाला मेथड पढ़ते हैं तो हमेशा यह जो यूज होता है मोटर की बेस स्पीड से कम स्पीड पर मतलब कि कंट्रोल करता है। हमेशा बेस स्पीड जो भी होगी मोटर की उससे कम स्पीड पे करते हैं। जब भी फ्लक्स कंट्रोल की बात करते हैं तो बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड पे बात करते हैं। बेस स्पीड का मतलब कि एक रेटेड स्पीड हो, रेटेड स्पीड से नीचे है तो इसका मतलब आर्मेचर कंट्रोल प्रोसेस है। अगर बेस स्पीड से यानी रेटेड स्पीड से ऊपर की कंट्रोलिंग की बात की जाए तो फ्लक्स कंट्रोल वाला मेथड है। तो जब आर्मेचर कंट्रोल वाला प्रोसेस होगा तो वहाँ पे कांस्टेंट टॉर्क आपको मिलेगा। वहाँ पे कैसा टॉर्क मिलेगा? कांस्टेंट टॉर्क। देखो कैसे, टी बराबर क्या होता है? के फाई आई ए होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, के फाई आई ए। जब यहाँ पे फ्लक्स कंट्रोल की कोई बात नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स कंट्रोल की कोई बात हुई? कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे। तो जब फ्लक्स कंट्रोल की बात नहीं हुई तो टी क्या हो गया? अब देखो जब फ्लक्स कंट्रोल की बात नहीं हुई तो टी
आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, आइए कांस्टेंट है, तो ये सब चीज़ें फिक्स होंगी तो टी भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो आर्मेचर कंट्रोल में आपका क्या होता है कि टॉर्क आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन फ्लक्स कंट्रोल की बात होगी तो कांस्टेंट पावर ड्राइव होगा, कांस्टेंट पावर ड्राइव होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स कंट्रोल की बात की जाएगी तो फिर जैसे फ्लक्स कंट्रोल मेथड से हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट पावर ड्राइव आर्मेचर कंट्रोल से कर रहे हैं तो फिर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए मैं 2-3 बार बता दिया इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइंड। नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। तो नो लोड टेस्ट हम करते हैं ट्रांसफार्मर पे, तो कैरिड आउट टू डिटरमाइन द, किसके लिए, कॉपर लॉस के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस के लिए, इफिशियंसी। तो नो लोड टेस्ट करते हैं हम ट्रांसफार्मर में तो किसके लिए करते हैं, और या फिर नो लोड टेस्ट पे जिस पे लोड ना, नो लोड टेस्ट का मतलब क्या है कि जिस पे लोड ना लगा हो। जैसे ये ट्रांसफार्मर का मान लीजिए प्राइमरी हम मान लिए, ये सेकेंडरी है, ये आपका कोर है, ऐसे बना हुआ है, ठीक, ऐसे बना हुआ है। अब देखो इन दोनों में वेरिएशन क्या है, मतलब कि नो लोड टेस्ट का मतलब क्या कि जो लोड जिस साइड लगता है वहाँ पे लोड को हम क्या कर देंगे, ओपन, और ये सप्लाई यहाँ से देंगे, सप्लाई यहाँ से हम देंगे, सप्लाई यहाँ से देंगे। अब देखो सप्लाई हम यहाँ से दे रहे हैं तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आउटपुट में कोई भी लोड आपको नहीं मिल रहा है। जब आपको कोई लोड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आउटपुट पे कोई करंट नहीं होगी। जब आउटपुट पे कोई करंट नहीं होगी तो हम हमेशा किस करंट की बात करेंगे, नो लोड करंट की। तो नो लोड करंट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। नो लोड करंट का मतलब क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट। और इस नो लोड के कारण जो लॉस होगा वो आपका होगा। तो नो लोड टेस्ट में हम किसका करेंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस की बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा आप कि जब जब ये जैसे नो लोड टेस्ट कर रहे हैं हम, नो लोड टेस्ट कर रहे हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस साइड को हम ओपन करते हैं, किस साइड, जैसे लोड जैसे नहीं लगा हुआ तो किसी साइड को ओपन करेंगे, तो किस साइड को हम ओपन करते हैं, तो ये हमारा होता है हाई वोल्टेज साइड। कौन सा, हाई वोल्टेज साइड। और किस साइड सप्लाई लगाते हैं तो वो होता है लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड हम सप्लाई लगाएंगे और हाई वोल्टेज साइड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात होती, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात होती तो वहाँ पे हम फाइंड करते हैं सी यू लॉस को। वहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, सी यू लॉस को। क्लियर है इतनी चीज़, सी यू लॉस को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जैसे ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर बना लिए आप, अब ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है किस साइड को शॉर्ट किया जाता है, तो शॉर्ट करते हैं हम लो वोल्टेज साइड को, और सप्लाई किस साइड लगाते हैं तो हाई वोल्टेज साइड में हम क्या लगाते हैं, सप्लाई लगाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो अब मैंने आपको बताया, सारी सारी चीज़ें आप इसको ना याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट। तो पावर ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज डिवाइस, करंट डिवाइस, पावर डिवाइस या मेन फ्लक्स डिवाइस। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मेन फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मेन फ्लक्स डिवाइस बोला जाता है। क्लियर है, चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो मेन फ्लक्स डिवाइस में जो फ्लक्स होता है वह सबसे पहले तो ये जान जाओ कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो इनपुट में फ्लक्स होता है, सपोज जो इनपुट का फ्लक्स है वो आउटपुट में भी होगा, वो क्या होगा, आउटपुट में भी वही फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स दोनों साइड का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चाहे लोड बढ़े या ना बढ़े, फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बुखोल्ज रिले इज यूज्ड ऑन। बुखोल्ज रिले किस में यूज करते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में, फर्नेस ट्रांसफार्मर में या फिर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में। तो देखिए बुखोल्ज रिले बेसिकली ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को जज करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को जज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बुखोल्ज रिले का यूज करते हैं। और बुखोल्ज रिले आपका एक ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में यूज होता है। अगर बात करें तो बुखोल्ज रिले एक गैस एक्चुएटेड रिले होता है। क्या होता है, गैस एक्चुएटेड रिले होता है, जो कि मतलब कि उस ट्रांसफार्मर में, और ये बेसिकली लगा कहाँ होता है, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि जो बुखोल्ज रिले वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है टैंक और कंजर्वेटर के बीच में।
ठीक है। और ये ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है, जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल टंकी नहीं होगी वहाँ पे ये वाला रिले हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ इफिशियंसी फॉर साइडेड पोल मोटर इज, साइडेड पोल मोटर के लिए जो इफिशियंसी है होती है वो कितनी होती है? 95 to 99%, 80 to 90%, 50 to 75% या 50 to 35%, कितना होती है आपको यही बताना है। तो साइडेड पोल मोटर जो होती है इसकी दक्षता ना बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि इसका टॉर्क बहुत ख़राब होता है। किसी मोटर का टॉर्क बहुत ख़राब है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी? बहुत ख़राब होगी। कोई भी मोटर हो, अगर उसका टॉर्क ख़राब है तो उसकी इफिशियंसी भी क्या होगी? ख़राब होगी। ठीक है। तो इस मोटर की जो साइडेड पोल मोटर है इसकी इफिशियंसी बहुत ख़राब होती है, इसलिए इसका जो मतलब इफिशियंसी होती है वो 5% से 35% के बिटवीन ये आपका काम करती है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम टॉयज़ वगैरह में करते हैं, यानी खिलौनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज जनरली रिड्यूस बाई, जो यूनिवर्सल मोटर है उसकी स्पीड अगर आपको रिड्यूस करनी हुई तो आप कैसे करोगे? यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? गियर ट्रेन्स का, वी बेल्ट्स का, ब्रेक्स का या फिर चेन्स का, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं गियर ट्रेन का। गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को कम करने के लिए। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज मोटर की बेसिकली किस पर मतलब लगाई जाती है? आर्मेचर पर, फील्ड पर, रोटर पर या फिर स्टेटर पर? तो देखिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है सिंगल फेज मोटर में वो सिर्फ स्टार्टिंग के पर्पज़ से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हमारे पास मोटर स्टार्ट हो जाता है और 70% तक, मान लीजिए 70 to 80% तक अगर आपका मोटर स्पीड पकड़ लिया तो इस वाइंडिंग को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यह वाइंडिंग लगी किस पर होती है? स्टेटर पर कि रोटर पर? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लगी होती है स्टेटर के ऊपर। किस पर लगी होती है? स्टेटर के ऊपर लगी होती है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से भी, कोई सिंगल फेज मोटर है तो वहाँ पे एक रनिंग वाइंडिंग होगी, ये क्या होगी? एक रनिंग वाइंडिंग होगी और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। एक रनिंग वाइंडिंग होगी और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। अब देखो रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो कभी कभी ना इनका रेजिस्टेंस पूछा जाता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, आपको ध्यान से समझना है। जैसे रनिंग वाइंडिंग है, पूरी मशीन में इसको हमेशा काम करना है तो इसका रेजिस्टेंस हमें लो रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो हमेशा हम चाहेंगे कि पूरी मशीन में जब ये पूरा काम कर रही है, पूरी मशीन जब तक काम करती रहेगी तब तक ये वाइंडिंग काम करेगी, तो इसके रेजिस्टेंस को हम कर देंगे लो और इंडक्टेंस को कर देंगे हाई। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग है, मान लो तो स्टार्टिंग पर्पज से जैसे ही मशीन की स्पीड 70 से 80% पहुँचेगी इस वाइंडिंग का काम खत्म हो जाएगा, हटा देंगे। तो इसके रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम करते हैं हाई और रिएक्टेंस को थोड़ा सा करते हैं इसके लो। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझना है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द रोटर ऑफ विच मोटर डज नॉट हैव वाइंडिंग ऑन इट, यानी कौन सा ऐसा रोटर है यानी मोटर है जिसके रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है? तो वह मोटर आपका होता है हिस्टेरिसिस मोटर, जिस मोटर में मतलब वाइंडिंग रोटर पर नहीं की जाती है। ठीक है। अच्छा कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन से मोटर पर टिथ नहीं होता है, तो वो भी कौन सा होता है? आपका हिस्टेरिसिस मोटर होता है। कौन सा मोटर बिल्कुल मतलब कि शोर नहीं करता, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं करता है, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं करता है, तो वो भी आपका कौन सा होता है? हिस्टेरिसिस मोटर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर विल हैव, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है तो उसके पास क्या है? नो स्लिप रिंग, 1 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग या 3 स्लिप रिंग? अब देखो इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ पे होंगे कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है। जब 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है तो फेज 3 है तो इसमें स्लिप रिंग भी कितनी होगी? 3 स्लिप रिंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम 2 स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसमें जो स्टेटर से सप्लाई देते हैं वो तो 3 फेज देते हैं, लेकिन रोटर को जो सप्लाई देते हैं वो कितनी होती है? वो तो सिंगल फेज होती है,
या फिर आप कह सकते हो कि सिंगल फेज ही होती है, जिसमें हम कांस्टेंट यानी परमानेंट मैग्नेट होता है, उसमें कांस्टेंट फ्लक्स डेवलप करवाने के लिए हम लोग सप्लाई देते हैं। तो उस सप्लाई के लिए जो हम सिंगल फेज सप्लाई दिए, जैसे हमने रोटर ये बनाया है, ये रोटर आपका है, ये रोटर ऐसे बनाया है, तो ये वाइंडिंग हम ऐसे करेंगे, ये वाइंडिंग, इसी पे हमें ज़रूरत पड़ती है स्लिप रिंग्स की। तो जब दो ही फेज आपको ये दिख रहे हैं, एक फेज होगा एक न्यूट्रल होगा सपोज, तो इसके लिए सिर्फ 2 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी, 3 नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, कंफ्यूज करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद है तो फिर आप आसानी से कर सकते हो कि 2 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हंटिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर टेक प्लेस व्हेन। हंटिंग सिंक्रोनस मोटर में कब होता है? सप्लाई वोल्टेज फ्लैक्चुएट से, लोड वेरी से, पावर फैक्टर यूनिटी से, या फिर मोटर इज अंडर लोडेड। देखिए हंटिंग का प्रोसेस क्या है कि जब जब लोड आपका क्या करता है, वेरी करता है, तो जो रोटर होता है उसमें ऑक्सीलेशन होने लगता है। रोटर जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीलेशन, और इसी ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं, हंटिंग। और हंटिंग आपका तभी होगा जब लोड आपका वेरी करेगा। लोड जब जब आपका फिक्स होता है ना, तब तब हंटिंग नहीं होता है। तो लोड के वेरी करने से हंटिंग का प्रॉपर्टी आती है। तो सिंक्रोनस मोटर में जैसे ही लोड में परिवर्तन होता है, कभी लोड अधिक कभी लोड कम, तो इससे मोटर में क्या आता है, हंटिंग का प्रोसेस आता है, हंटिंग शब्द आता है। तो करेक्ट आंसर होगा लोड वेरी। लोड वेरी के कारण क्या होगा, हंटिंग होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि द एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल इज कॉल्ड। तो द एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल इज कॉल्ड टॉर्क एंगल, ऑप्टस एंगल, सिंक्रोनाइज्ड एंगल, पावर फैक्टर एंगल। क्या होता है, आपको यही बोला जा रहा है। तो एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल इज कॉल्ड टॉर्क एंगल। ठीक है, यानी स्टेटर फ्लक्स के बीच में तथा रोटर पोल्स के बीच में जो भी आपका मतलब कि एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं टॉर्क एंगल। उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क एंगल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। कौन सा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर। कौन सा सेल्फ एक्साइटेड नहीं है? तो देखिए जितने भी इंडक्शन मोटर होते हैं तो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। लेकिन सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेशन नहीं होता है, सेल्फ एक्साइटेशन वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये सेल्फ स्टार्टिंग का नहीं होता है, सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है यह सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, इसलिए इसे डबल एक्साइटेड करके चलाने योग्य बनाया जाता है। डबल एक्साइटेशन इसमें देने की रिक्वायरमेंट होती है। देखो कैसे डबल एक्साइटेशन देते हैं। डबल एक्साइटेशन देने का मतलब कि इसके रोटर पे भी हम सप्लाई देते हैं जो डीसी सप्लाई होती है, और इसके स्टेटर पे भी हम मान लो सप्लाई तो हम लेते ही है। ठीक है, साथ ही साथ पहले इसके रोटर को किसी प्राइम मूवर के द्वारा सिंक्रोनस स्पीड तक गति कराते हैं, और फिर स्टेटर का मेन फ्लक्स के साथ रोटर इंटरलॉक हो जाता है, फिर मोटर चलने लगती है। तो इसमें क्या है कि मोटर जो आपका है, सपोज जो मोटर है उसकी स्पीड मतलब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड तक बनाने के लिए प्राइम मूवर से क्या करते हैं, उसको रोटेट करवाते हैं। उसको रोटेट करवाएं, जैसे ही आपका सिंक्रोनस फ्लक्स के साथ ये रोटर लॉक हो जाता है तो फिर सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगता है। इसलिए पहले यह सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू रनिंग टॉर्क इन ए सिंक्रोनस मोटर इज। तो स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, ज़ीरो होता है या फिर क्या होता है? तो करेक्ट होगा आपका ज़ीरो। तो स्टार्टिंग टॉर्क आप और रनिंग टॉर्क का जो रेशियो होता है वो क्या होता है सिंक्रोनस मोटर में, वह ज़ीरो होता है। देखिए कैसे, स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, ज़ीरो, गतिक टॉर्क कुछ ना कुछ होता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो के। तो सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ही ज़ीरो होता है। चाहे आप जान जाओ अगर स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो होता है, इसलिए इसका रेशियो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू। थर्मल पावर प्लांट जो होता है इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी पर, कार्नोट साइकिल पर, रीजनरेटिव साइकिल एफिशिएंसी पर, या फिर बॉयलर एफिशिएंसी गुणे टरबाइन एफिशिएंसी गुणे जनरेटेड एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी। तो देखिए अब देखिए जैसे किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए जैसे एक बंदा ये है, फिर एक बंदा ये है, फिर एक बंदा ये है, 3-4 लोग ऐसे कनेक्टेड है। तो फाइनली ये मान लीजिए कोई मशीन है, यहाँ से कोई मशीन मान लीजिए कि यहाँ से आपने 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए। अब यहाँ आते आते आपको मान लीजिए 4900 रुपये मिले 100 रुपये इधर बीच में लॉस हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी इफिशियंसी कितनी है और इसकी इफिशियंसी कितनी है। इन सबकी इफिशियंसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सभी की इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। इसी तरह से जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें बॉयलर की इफिशियंसी कितनी होती है, टरबाइन की इफिशियंसी कितनी होती है और जनरेटर की इफिशियंसी कितनी होती है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉयलर इफिशियंसी गुणे टरबाइन इफिशियंसी गुणे जनरेटर इफिशियंसी। और थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पे वर्क करता है, कभी कभी ये पूछता है, तो रैंकिन साइकिल पर वर्क करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्स हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कौन से कोयले की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कौन कौन सा है? पिट है, लिग्नाइट है, बिटुमेन्स है, एंथ्रासाइट है। तो देखिए कोयले का सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो एंथ्रासाइट की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है कैलोरीफिक वैल्यू? वो होती है एंथ्रासाइट की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कंपाउंडिंग ऑफ ए स्टीम इज डन फॉर। कंपाउंडिंग ऑफ यानी भाप का मिश्रण करते हैं, भाप का मिश्रण करते हैं किसके लिए? रिड्यूसिंग द वर्क डन, इंक्रीजिंग द रोटर स्पीड, रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड, बैलेंसिंग द टरबाइन। तो भाप का मिश्रण करते हैं रोटर की गति को कम करने के लिए, रोटर की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग कंपाउंड स्टीम का मिश्रण करते हैं। देखो जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा स्टीम होगी, जितना ज़्यादा मान लो जैसे कि स्टीम दे रहे हो। प्राइम मूवर आपकी डायरेक्टली होता है एक्टिव पावर से डिपेंड करता है। प्राइम मूवर अगर एक्टिव पावर बढ़ानी तो प्राइम मूवर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप भाप बढ़ाओगे तो प्राइम मूवर की स्पीड बढ़ेगी, यानी कि वो आउटपुट पे जो रोटर आपका है उसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन कंपाउंडिंग यानी कि रोटर मतलब कि जो कंपाउंडिंग कर रहे हैं यानी भाप का मिश्रण कर रहे हैं उससे रोटर की स्पीड क्या होती है? रिड्यूस होती है। रोटर की स्पीड क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस एंड कपलान टरबाइन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो फ्रांसिस एंड कपलान टरबाइन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो किसके अंडर आती हैं फ्रांसिस एंड कपलान टरबाइन? तो इम्पल्स टरबाइन के अंदर, रिएक्शन टरबाइन के, एक्सियल फ्लो के, या फिर इम्पल्स एंड रिएक्शन कंबाइंड, किसके अंतर्गत आती है? तो फ्रांसिस एंड कपलान टरबाइन जो होती हैं वह आती हैं रिएक्शन टरबाइन के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेल्टन टरबाइन जो होती है, पेल्टन टरबाइन ये आती है आपकी इम्पल्स टरबाइन के अंतर्गत। तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 40 क्वेश्चन और बाकी हैं वो लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ओके, एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।